अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज से जरीशु पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं। नाज़रीन, ये सब आपको बता करेंगे अपनी आज की बड़ी खबरों के हवाले से। बताते चले कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बड़ी खबरों में ये है कि गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। इसके अलावा नून लीग सियासी मैदान में मुतहरिक है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम का अमल कब शुरू करेगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। और केपीके की जेलों में कैदियों को नफ्सियाती अमराज के पेश नजर माहिर नफ्सियात भर्ती करने का फैसला कर लिया गया है। तो साबिक चेयरमैन पीटीआई के गैर शरई निकाह केस में गवाह घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ का बयान सामने आ गया और बयान कलमबंद कर लिया गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के घर आते जाते थे, दोनों एक कमरे में चले जाते थे। मैं जाता था तो मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया जाता था। जब ये दोनों कमरे में होते थे तो मुझे खावर मानिका कहते थे कि जाकर उन्हें देखो। मुलाजिम मोहम्मद लतीफ का अदालत में बयान। अदालत ने गैर शरई निकाह केस की समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नियो के नुमाइंदे ज़ीशान सैयद और रहनुमा आईपीपी फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर नुमाइंदे से इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। ज़ीशान सैयद, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में गैर शरई निकाह केस की समाअत हुई है, अहवाल बताइएगा जरा शॉर्टली। जी बिल्कुल, ये बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह के खिलाफ केस था, जिसमें दरख्वास्त गुजार बुशरा बीबी के साबिक शोहर खवर फरीद मानिका है। और आज इस केस के तीसरे गवाह का बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया जा चुका है। तीसरा जो गवाह है वो बुशरा बीबी और साबिक मुलाजिम, जबकि खवर फरीद मानिका के मौजूदा मुलाजिम है, जिनका बयान रिकॉर्ड कराया गया। उस बयान में जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में रिकॉर्ड कराया गया, उसमें बहुत सारी ऐसी बयानात है, ऐसे अल्फाज है जो मैं कम अज कम अपनी इस बीपर में दोहरा तो नहीं सकता, लेकिन कुछ सीधा नुकात ऐसे हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि उनकी जानिब से बताया गया कि 2015 से 2017 तक बानी तहरीक इंसाफ जो है वो खवर मानिका के घर आते जाते रहे हैं। इस्लामाबाद में बनीगाला के घर और लाहौर में भी उनके घर आते जाते रहे। और ये दोनों जो है वो कमरे में जाते थे। जब खवर मानिका मुझे अक्सर कहते थे कि जाके इनको देख ले, तो कमरे में जाते हुए वो मुझे निकाल देते थे। और उनका जो तीसरे गवाह का बयान था वो आज कलमबंद कराया गया। इससे पहले जो मुफ्ती सईद है, जिन्होंने ये निकाह पढ़ाया था, दोनों दफा निकाह पढ़ाया था, उसका भी बयान कलमबंद किया जा चुका है। जबकि ठीक है ज़ीशान, आप साथ ही हमारे मौजूद रहेगा। हमारे साथ रहनुमा आईपीपी भी मौजूद हैं, फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चौहान साहब, घरेलू मुलाजिम ने यह बयान दिया है बानी पीटीआई के हवाले से कि खवर मानिका भी घर में मौजूद होते थे, लेकिन जब चेयरमैन पीटीआई आते थे तो वो अलग कमरे में जाकर बुशरा बीबी से मुलाकात करते थे और मुझे भी कमरे से बाहर निकाल देते थे। इस बयान पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये बयान आपको क्या लगता है कि उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ा सकता है, क्योंकि उस दौर में आप उनके साथ ही होते थे। बताइएगा क्या कहेंगे इस बयान पर आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये सवाल पूछते हुए भी आपको महसूस हो रहा होगा परेशानी। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, मुझे जवाब देते हुए भी जनाब परेशानी महसूस हो रही है। जो आपके नुमाइंदे हैं वो कवरेज करते हुए भी जनाब शर्मा रहे होंगे। हम में से कोई भी शौक के साथ या वलवले के साथ या जज्बे के साथ इस इशू के ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, जब एक शख्स के जो बड़ा हाई मॉरल जनाब स्टैंडर्ड्स की बात करता था, जो रियासत मदीना की बात करता था, जो रूहानियत के नाम पे, सूफियत के नाम पे, शरीयत के नाम पे, तरीकियत के नाम पे और तसव्वुफ के नाम पे पूरी पाकिस्तानी कौम को जनाब बेवकूफ बनाया करता था, आज जब उसकी ये सारी बातें सामने आई हैं, और कोई हम नहीं लेके आए, ना आप लेके आई हो, ना मैं लाया हूँ, ना आपके नुमाइंदा लेके आया है। जब ये सारी बातें पब्लिक के सामने आ गई कि जनाब शरीयत के मुताबिक आप इद्दत के अंदर निकाह नहीं कर सकते, लेकिन आपने जिस अंदाज से, जिस भोंडे अंदाज से, सिर्फ वजीर आजम बनने के चक्करों में आपने जिस अंदाज से जनाब निकाह किया, उसमें अब आपके जो निकाह खां है वो जो कह रहे हैं वो झूठा है, जो गवाह है पवन चौधरी वो झूठे हैं, आज दूसरा गवाह आ गया लतीफ वो झूठा है, सारे झूठे हैं। लेकिन सच्चा सिर्फ एक इंसान है, वो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ।
साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ सच्चे हैं, वो झूठ बोलें तब भी सच्चे हैं, वो गलत बोलें तब भी सच्चे हैं, वो गैर इखलाकी हरकत करें तब भी सच्चे हैं, वो गैर जनाब शरी हरकत करें तब भी सच्चे हैं, वो मुल्क को डबो दें तब भी सच्चे हैं, वो मुल्क को लूट लें तब भी सच्चे हैं, वो स्याह करें तब भी सच्चे हैं, वो सफेद करें तब भी सच्चे हैं, बाकी सब झूठे हैं। जो उनकी हर नेगेटिविटी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे। तो आज मैं समझता हूं कि जो दूसरा गवाह आया है उसके बाद तो मैं हैरान हूं कि किस अंदाज से रूहानियत को, सूफियत को, तसव्वुफ को, शरीयत को, तरीकियत को, खानकाहियत को इन्होंने तहे तेख किया सिर्फ अपना लुच्चरपुना पूरा करने के लिए, सिर्फ अपनी हिर्स और हिवस को पूरा करने के लिए, सिर्फ अपनी नेगेटिविटी को। जनाब इंसान अगर गुनाह करे ना, गुनाह को गुनाह समझ के करे। मैंने शरीयत, तरीकियत, सूफियत, रूहानियत हर चीज अल्लाह पाक का करम है, मैंने एजुकेशन ली है, कुछ घर की तरबियत है, कुछ घर की तरफ से सारी तालीम। अगर आप एक इंसान गुनाह को गुनाह समझ के करके फिर जनाब अपने आप को सबलिम और सबमिट कर देना, तो अल्लाह पाक की जात दुनिया में भी माफ करती है और आखिरत में भी माफ करती है। लेकिन आप गुनाह करने के बाद ढिठाई दिखाएं, गुनाह करने के बाद सीना तान के उस गुनाह को डिफेंड करें, गुनाह करने के बाद सीना तान के उस गुनाह को लेजिटिमाइज करें, गुनाह करने के बाद सीना तान के उस गुनाह को लीगलाइज होने के दावेदार हो, तो ये शैतानियत होती है। ये और फिर जब लोग आपको आइडियल समझते हैं उस मौके पर इस तरह से किया जाए। बिल्कुल सही कहा फयाजुल हसन चौहान साहब का कीमती मौके हमारे पास आ चुका है बयान से मुतालिक। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, वो हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिए गए हैं। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी है। पीटीआई के इलेक्शन को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कुछ लोगों ने पीटीआई को हाईजैक कर लिया, मुतज़ाद बयान दिए जा रहे हैं, पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ढोंग रचाया गया है। उनका मजीद क्या कहना था वो आपको दिखाते हैं। एक ये जो फ्रॉड हुआ है, ये जो इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, ये जो एक ढोंग रचाया गया इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से, जिसकी तफसील में मैं आता हूँ, इसको आप खुद कलअदम करार दे दें और एक संजीदगी दिखाएं कि आप शफाफ इलेक्शन कराना चाहते हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को ये मौका देना चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से अपनी क़यादत का फैसला करें, न कि बाहर से लोगों को नामजद कर दिया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आईन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है कि कोई केयर टेकर चेयरपर्सन हो या कोई नामजदगी हो पिछला चेयरमैन जो है नए चेयरमैन को। मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी आईन लिखा था। उसमें हमने ये लिखा था कि चेयरमैन जो है 3-3 साल के 2 टर्म्स करेगा, उसके बाद वो नाअहल हो जाएगा, वो हमेशा के लिए पार्टी की क़यादत नहीं संभाल सकता। उसका मकसद था। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। यहाँ पर अहम खबर शामिल करते हैं। रावलपिंडी बेनजीर भुट्टो अस्पताल चिल्ड्रन वार्ड में ऑक्सीजन की कमी ने खतरे की घंटी बजा दी है। ऑक्सीजन ना मिलने से रोजाइदा बच्चों की जिंदगी को खतरात हैं। ऑक्सीजन की कमी से डॉक्टर्स, नर्सेस भी परेशानी से दो चार हैं। बेनजीर भुट्टो अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड के डॉक्टर्स और वालिद मजबूर हैं और उसके बाद वीडियो बयान भी सामने आ गया जिसमें कहा गया कि मैं डॉक्टर हूं, अस्पताल का मालिक नहीं हूं। डॉक्टर का बेबस मां को जवाब, कहा कि हमारे पास इख्तियार नहीं, सरकारी अस्पताल में 4 बेड्स है तो हम 5वां मरीज कहां से रखें। ये डॉक्टर की वीडियो है जो कि आप मुलाहिजा कीजिए। मैं इत्थे डॉक्टर लगा हुआ, मैं इत्थे इहदा मालिक अस्पताल का नहीं। ये चीज़ां मेरे इख्तियार च नहीं है। उन्होंने जिन्ना सानू दिता है असा ओदे नालों 2 गुना वध के अगे काम कीता है। जिहड़ी एक बच्चे नूं चाहिदी है ना, असा वंड के ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है, लेकिन साडे कोल हुण ਉਹ भी नहीं मुकदी। जे मां तेरे किसी बच्चे नूं उत्ते कल्ला ते फिर किसी होर बच्चे दी ऑक्सीजन लावां, ओदी जान लावां, इन्नी ताकत मेरे हत्थां च नहीं है। जे तेरी मां बच्चे नूं मैं देनी है ना वो मशीन, फिर दूजे दे किसी बच्चे नूं ला के देनी है। ते जिहड़ा पहला उत्ते रखिया वो मैं किंज लावां।
मेरे वास्ते ते जान ही है ना, तुहाडे मुंडे दी भी जान है, उन्हां दे मुंडे दी भी। मां तुहानू मैं पहली दफा तुसीं आए हो वो समझाया है, फिर दूजियां नू समझाया है कि जिन्नी ते उन्हां लड़न नाल ना डॉक्टर की मां कलम चलदी है। डॉक्टर तुहाडे बालां नू बैठ के घुमदा नहीं, उन्हें कुछ नहीं करना, ए कलम चलनी है। मैं क्यों कलपा मां तेरे नाल मेरी केड़ी दुश्मनी, वो बच्चे नाल केड़ी दुश्मनी। मैनू अल्लाह ताला ने इत्थे डॉक्टर बना के अल्लाह ताला ने बनाया, उन्हें मैनू इज्जत दी है, इस काम वास्ते दी है कि मैं इलाज करा, पर मेरे को इत्थे इलाज की हैसियत कोई नहीं, जगह कोई नहीं, मैं किथे रख के करा मां ते मां मैं क्या दसना वा कि मेरे इख्तियार च नहीं है। तुसीं मेरे नाल ना लड़ो, इत्थे ना इत्थे वड्डे अफसरां दा कमरा है, जाके साडी वड्डे अफसरां नू शिकायत लाओ कि तुहाडे डॉक्टर इलाज नहीं पै करदे, साडी जाके मां शिकायत ला, मेरे नाल ना लड़। नाज़रीन, ये वीडियो आप मुलाहिजा कर चुके होंगे। रावलपिंडी बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल का चिल्ड्रन वार्ड है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो बच्चे हैं वो खतरे में पड़ चुके हैं, बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं, क्योंकि सिर्फ 4 बेड्स मौजूद हैं, 5वां बेड मौजूद नहीं है। और डॉक्टर की जानिब से भी यही कहना है कि एक बच्चे की जो ऑक्सीजन है वो 3 बच्चों को सप्लाई की जा रही है। इससे बढ़कर हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी बहुत कम है। डॉक्टर्स परेशान है, नर्सेज परेशान है। उनका ये कहना है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं यहाँ का मालिक नहीं हूं, हमें जितनी प्रोवाइड की गई है ऑक्सीजन और जितने बेड्स प्रोवाइड किए गए हैं उससे बढ़ के हम काम कर रहे हैं। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ नियो के नुमाइंदे मौजूद है खालिद चौधरी। खालिद चौधरी, बताइएगा, माँ बाप परेशान हैं, बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? क्योंकि ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ 4 बेड्स मौजूद है, ऑक्सीजन वो भी खत्म हो रही है, जिम्मेदारी किसके सर पर आयद होती है? देखें जी, सबसे बड़ी अहम बात ये है कि रावलपिंडी के 3 बड़े अलाइड अस्पताल हैं, उनमें से होली फैमिली अस्पताल को आज जो है तकरीबन 3 हफ्ते हो चुके हैं बंद कर दिया गया है और 20 फरवरी आइंदा साल की तारीख रखी गई है इसकी तज़ीनो नौ और जो तामीराती काम है उसको मुकम्मल करने की। और इससे कबल जितने भी शोबे थे वो ना सिर्फ जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल किए गए हैं, बल्कि कुछ दीगर शोबे जो हैं DHQ अस्पताल भी मुंतकिल किए गए हैं। और इस बिना पर जो है इन अस्पतालों पर लोड बढ़ गया है और इस लोड के बढ़ने के नतीजे में ये सूरत हाल सामने आई है, जहां बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी के नतीजे में जो है मरीजों के वसा को इंतहाई परेशानी का सामना है और वो मजबूर हो चुके हैं कि अपने बच्चे, नौज़ायदा बच्चों को लेकर वो प्राइवेट अस्पतालों का रुख करें, जहां पर बताते चलें कि 15,000 रुपये एक दिन के चार्ज किए जा रहे हैं और कई लोग जो हैं वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, या तो वो सिफारिश ढूंढते हैं कि किसी तरह उनका ये काम हो जाए। और ये सूरत हाल जो है होली फैमिली अस्पताल के हवाले से जो निगरान हुकूमत ने फैसला लिया था, और यहाँ ये भी बताते चलें कि निगरान वज़ीर आला पंजाब और जो वज़ीर सेहत हैं उनका ताल्लुक भी रावलपिंडी से ही है, डॉक्टर जमाल नासर, वो गाए बगाए जो है इन अस्पतालों का दौरा भी करते रहे हैं, लेकिन तमाम तर दबाव की सूरत हाल को नजरअंदाज किया गया, जिसके बायस जो अब ये सूरत हाल सामने आ रही है। ये तो है, ये सूरत हाल है जो कि देखने में आ रही है और ये वीडियो भी जो आपको जारी की। तो नाज़रीन, इसी हवाले से हम आपको बताते चलें कि हमने प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर, जो वाइस चांसलर हैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के, उनसे राब्ता करने की कोशिश की, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन उनसे हमारा राब्ता नहीं हो सका। अगर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर हमसे राब्ता करना चाहें तो अपना मौक़िफ़ हमें दे सकते हैं, क्योंकि रावलपिंडी ऑक्सीजन ना मिलने से नौज़ायदा बच्चों की जिंदगी खतरात से दो चार है। यहां पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। जुर्मदास्तान में शामिल करें गुजरावाला सेशन कोर्ट की सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात। पेशी पर आने वाला मुल्ज़िम मुखालिफिन की फायरिंग से कत्ल हो गया और सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में हमलावर ने फायरिंग भी कर दी। मकतूल की शिनाख्त माजिद के नाम से हुई है। पुलिस ने हमला आवर अमजद सिंधी को असलहा समेत पकड़ लिया, मगर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के बावजूद फायरिंग करने वाला अदालत के बाहर असलहा लेकर कैसे पहुंचा, हलाक होने वाले मुल्जिम की हथकड़ियां छोड़कर एहलकार क्यों फरार हुए, वकला और पुलिस ऑफिसर क्या कहते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ गुजरावाला शफकत इमरान। शफकत इमरान, मामला है क्या, बताइएगा, और ये तमाम तर सूरत हाल कैसे पेश आई? जी बिल्कुल, हम सेशन कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और आज ये सेशन कोर्ट के अंदर सरेआम सेशन जज साहब की अदालत के बिल्कुल बाहर जो है वो एक शख्स को दौरान पेशी
जो गोली मारकर हलाक कर दिया गया। ये वो सिक्योरिटी का कमरा है जहां पर बाकायदा चेकिंग होती है। ये देखें, वॉल थ्रू गेट है और इसके अलावा और जो एहलकार हैं, देखें कैसे उसकी सिक्योरिटी पे जो है ना, अभी इस वाक़या होने के बाद तो बड़ी चेकिंग की जा रही है। हम इसी अंदर से गुजरते हुए जाएंगे, उस जाए वकुआ तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जो हैं वो बिल्कुल सामने बैठते हैं और ऐन उस जगह पे वाक़या हुआ है जैसे ही मुलज़िम यहाँ से गुजरते हुए इस जगह पे पहुंचा है। ये वो जाए वकुआ है, या जैसे ही यहाँ पे पहुंचा है तो उस पर हमलावर ने उसे टारगेट किया और गोली मारी। यहाँ सिक्योरिटी लैप्सेस हैं जिसकी वजह से ये मामला जो है अंदोनाक वाक़या जो है वो पेश आया और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। और हम तो इस खौफ में अब मुब्तला हो चुके हैं कि यहाँ अदालतों में वकला जजी साहबान भी इस चीज़ से महफूज नहीं है। ये फुटेज हम ले रहे हैं सारी, उसमें हम सारे, अगर किसी ने चेकिंग नहीं की तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और जो उसको पेश करने वाले थे उनका क्या रवैया था दौरान इनको पेशी के, तो ये सारी चीज़ें अभी हम कैमरा जांच से लेके तो वो करेंगे। और जाहिर है इससे कोई नहीं बचेगा, जिसकी भी कोई कोताही है या नेग्लिजेंस है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया। आपने जो है वो एसएसपी ऑपरेशन की बात सुनी, लेकिन सरस ये है कि जो आज वाक़या हुआ है सेशन कोर्ट में सरेआम फायरिंग का, उस हवाले से मुलज़िम तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन असला अंदर कैसे पहुंचा, वो अटैकर अंदर कैसे पहुंचे, इस हवाले से एक मुकम्मल तहकीकात होगी। इनका कहना है कि तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के साथ इसका जायजा लिया जाएगा कि ये कैसे हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफा, रोजाना की बुनियाद पर 200 से 250 वाकयात रिपोर्ट होने लगे हैं। रवां साल की बात की जाए तो अब तक 25,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। बात करते हैं शफकत अजीज हमारे साथ हैं। शफकत अजीज, इतने ज्यादा कुत्तों के काटने के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, कौन इसका नोटिस लेगा, बताइएगा। देखिए, कराची का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर सैकड़ों अफराद जो है वो रोज़ाना कुत्तों के काटने का शिकार होकर अस्पतालों में पहुँचते हैं, जबकि रवां साल अब तक 4 अफराद जो है वो रेबीज़ का शिकार होकर जाँ भाग हो चुके हैं। अगर कराची शहर की बात की जाए तो योमिया 200 से 250 लोगों को जो है ये कुत्ते काटते हैं, जिसके बाद ये लोग जो है वो कराची के जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, इसके साथ साथ इंडस अस्पताल और उसके बाद जो है अब्बासी अस्पताल जो है उनको लाया जाता है। अब तक जो अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 20,000 से ज़्यादा अफराद को जो है वो कुत्तों ने काटा है। और इस हवाले से महकमा बल्दियात ने एक हिकमत अमली बनाई, एक प्रोग्राम भी शुरू किया है कि इन कुत्तों को जो है वो मरलावार जो है वो ख़त्म किया जाएगा, इनकी नसबंदी की जाएगी, जिसके बाद जो है ये जो कुत्ते लोगों को काटते हैं उनमें केसेस में कमी आएगी। लेकिन ये प्रोग्राम जो है वो अब तक नामालूम वजूहात पर की बिना पर जो है वो शुरू नहीं हो सका, जिसकी वजह से सैकड़ों अफराद जो है वो कुत्तों के काटने का शिकार होकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए गुज़िश्ता साल तो तकरीबन 30,000 से ज़ायद लोगों को जो है वो कुत्तों ने काटा, जबकि पिछले साल 3 अफराद जो है वो कुत्तों के काटने से जाँ भाग हुए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जिन अफराद को कुत्ता काटता है तो उन्हें इम्यून ग्लोबिन नामी वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है, जिससे रेबीज़ नहीं होता। और हमने ये भी देखा पिछले 2 माह में कि जो 2 अफराद जहाँ भाग हुए कराची के अस्पताल में, उनको ये रेबीज़ की वैक्सीन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो रेबीज़ का शिकार हुए और बालाखिर जो है वो मौत के मुँह में चले गए। जो लोग नूर सिंध से आते हैं वहाँ पर वैक्सीन उन्हें वक्त पर नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो जो है रेबीज़ नामी बीमारी का शिकार होकर जो है वो मौत के मुँह में चले जाते हैं। तो लिहाजा शहरी ये मुतालबा करते हैं कि कचरा कुंडियों के साथ साथ जो रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है उसे जल्द शुरू किया जाए, ताकि कुत्तों की नसबंदी हो और जो कुत्तों के काटने केसेस है उनमें कमी वाक़या हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान भर में सर्दियों की बारिश नहीं हो रही, तो दूसरी जानिब पीर महल में शादी पर नोटों की बारिश हो रही है और साथ में मोबाइल फोन्स की बरसात है। बारातियों ने नोटों और मोबाइल फोन्स की बरसात कर दी है। ट्रक पर सवार बारातियों ने नोटों की बारिश कर दी। सैकड़ों अफराद बारात के रास्तों पर नोट लूटते रहे और लोग जाल के साथ नोट लूटते रहे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। देखा जा सकता है कि हजारों की तादाद में नीचे लोग मौजूद हैं जो कि पैसे लूट रहे हैं और ये ट्रक पर बारात जा रही है जो कि पैसों की बारिश करती हुई जा रही है। ये मनाजिर है, ये देखे जा सकते हैं कि लोग ट्रक के पीछे और तमाम जानिब से ट्रक को घेरा हुआ है लोगों की जानिब से और पैसों की असल में बारिश कर दी है। बात कर लेते हैं, मोहम्मद राना हमारे साथ हैं। नवीद राना, ये यहाँ पर नोटों की बारिश कर दी और साथ में मोबाइल फोन्स भी फेंके गए हैं, बरसात की गई है मोबाइल फोन्स की। ये कौन लोग हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई के इस दौर में जो है वो पीर महल में एक अनोखी बारात जो है वो
देखने को मिली है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें जो है वो ये 680 पर 21 गाँव पे है, पीरमल से नवाई गाँव, जहाँ पर जो है वो गुज़िश्ता रोज जो है वो बारात में जो है वो सैकड़ों अफराद जो थे वो नोटों की बारिश कर रहे थे और नीचे जो है वो हजारों लोग जो है वो नोट 500 1000 वाले नोट जो है वो लूट रहे थे। इसी के साथ साथ जो है वो मोबाइल के सैकड़ों मोबाइल भी जो है वो साथ फेंके गए हैं और ये बारात जो है वो 10 किलोमीटर का फासला तय करके पीरमल शहर में मैरिज हॉल पहुंची है और इसी दौरानिया में नोटों की बरसात होती रही है और लोग आवाम जो है वो पैसे और मोबाइल लूटते रहे हैं। जी बिल्कुल, महंगाई के इस दौर में 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर ये नोटों की बरसात और मोबाइल फोन्स की बरसात कर दी गई बारात के मौके पर। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत के फरोग के लिए कायम कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी में मुबैना तौर पर गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाले मुलाजिमीन को फारिग करने के बजाय दोबारा से आला ओहदों पर तैनात कर दिया गया है। तफसीलात वो हम जानते हैं, पेशावर में मौजूद है हमारे नुमाइंदे। आपको बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाले मुलाजिमीन को दोबारा ओहदे मिल गए हैं और पहले से ज्यादा बड़े आला ओहदों पर फाइज कर दिया गया है। जिन मुलाजिमीन के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे थे, तो ये मामला है कहाँ का? KPK का है, जहां पर सियाहत के फरोग के लिए ये कायम किया गया है सेल। PTI के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन मशकूक नहीं, दूसरी जमातों ने भी ऐसे ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे। तहरीक इंसाफ ने बानी रहनुमा और सीनियर कानून दान हामिद खान की नियो न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि लतीफ खोसा के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो पार्टी के तर्जुमान बने। सर ये बताइएगा, जो PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं, अभी ये कहा जा रहा है कि मशकूक हैं और चैलेंज भी कर दिया गया है, और करंट क्या स्टेटस है? जी कोई मशकूक नहीं है, ये ऐसे ही इलेक्शन है जैसे दूसरी पार्टियों ने कराए हैं। उनकी पार्टीज के भी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद हैं, उनके भी इसी तरह के हुए हैं। सारे ऑफिसर्स ऑन पोस्ट, PMLN के, पीपल्स पार्टी के, JUI के और सब, तो इनको यहाँ क्या एतराज़ है अगर ऑन पोस्ट हो गए हैं? तो सर ये जो लतीफ खोसा कह रहे थे कि इमरान खान ने अनाउंस ही नहीं किया, किसी का नाम नहीं दिया। लतीफ खोसे को कोई ये इख्तियार नहीं है, ना वो स्पोक्स पर्सन है पार्टी का, इसलिए उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा उसका कोई। लास्ट में बता दीजिएगा, इस बहरान से PTI को आप निकाल लेंगे, आगे भी आप चेयरमैन, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ का बाहिसी बनते रहे हैं माजी में, तो ये एक PTI का इम्तिहान है और आपके कंधों पर बोझ भी है बहुत बड़ा। देखिए वो तो अल्लाह को पता है क्या होना है, लेकिन इस वक्त जितनी ज्यादती, जुल्म और जबर हो रहा है इमरान खान पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये पाकिस्तान की तारीख में भी इसकी नज़ीर नहीं मिलती। कि हम तो कहते हैं और दूसरी पार्टियों वाले, नून लीग वाले कहते हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया 2018 में। भाई आप कह सकते हैं जो कहना चाहें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपको प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया था। हमें तो सिरे से प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। आपके सामने इससे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन, इससे बड़ी जाति क्या हो सकती कि दूसरी पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन सारे काबिले कबूल हैं, सारे ठीक है। PTI का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो दुरुस्त नहीं है। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और सीनियर कानूनदान हामिद खान की नियो न्यूज से खसूसी गुफ्तगू जो कि आपने मुलाहिजा की, उनकी जानिब से कहना था कि लतीफ खोसा के पास कोई इख्तियार नहीं, ना ही वो पार्टी के तर्जुमान है। उनकी जानिब से ऐसा कहा गया और कहा गया कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन मशकूक नहीं है। तो नाज़रीन, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस बंदिश उरूज पर पहुंच चुकी है। शहरी कहते हैं कि गैस बंदिश के बायस घरों में खाना बनाना मुहाल हो चुका है, बच्चे भूखे स्कूल जाने पर मजबूर है। गैस बंदिश के साथ भारी बिलों ने परेशानी में मुब्तला कर रखा है। हमारे अवाम मजीद क्या कहते हैं इस हवाले से, वो आपको दिखाते हैं।
कम अज़ कम जो ऑफिस टाइम है, लंच टाइम है या जो डिनर टाइम है, उस वक्त गैस का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। पूरी आवाम जी है ना परेशान अपना हुई है गैस तो। एक तो गैस नहीं होती, उतो बिल भी 7500 रुपए आ रहा है। अभी हमारे घर गैस नहीं है, 3 दिन हो गए गैस आती कोई नहीं है। सुबह नाश्ता भी बाहर से आके करते। गैस बिल्कुल नहीं आ रही। अगर आप हमारे घर आके विज़िट करें, देखें कि गैस बिल्कुल नहीं है और सिलेंडर भरवाने पर मजबूर हैं। हुकूमत से ये इल्तमास है कि प्लीज़ मेहरबानी करें, आवाम पे रहम करें। महंगी है फिर भी नहीं आ रही, हमारे पास गैस नहीं है, आजकल हम सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। रोटी भी नहीं मिल रही बाहर कमाने के लिए और बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्या करें बताएं, आप बताएं क्या करें। परेशान है, हर बंदा परेशान है। बिल असी 5000 बिल आया है, कोई गैस नहीं आ रही, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। एक ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं मत जाइएगा। सरमायाकारों के वारे न्यारे, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स 63,000 की सतह उबूर कर गया और 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा भी हो गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 62,956 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे कराची से नुमाइंदे काशिफ मुनीर और माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे काशिफ मुनीर से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कितना कारोबार हुआ काशिफ आज, और अहवाल बताइएगा स्टॉक मार्केट का आज का। बताते चले कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हो चुकी है। सरमायाकारों के वारे न्यारे, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख में 100 इंडेक्स 63,000 की सतह अबूर कर गया और 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 62,956 पॉइंट्स पर बंद हुआ है और ये सूरत हाल है स्टॉक मार्केट की। पाकिस्तान में मईशत मुस्तहकम होने लगी, सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल होना शुरू हो चुका है। तो सरमायाकारों के वारे न्यारे और मुस्तहकम होने के बाद एतमाद बहाल हो चुका है और अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रोज बरोज नई तारीख रकम होना शुरू हो चुकी है। 100 इंडेक्स 63,000 की सतह उबूर कर गया। बात कर लेते हैं काशिफ मुनीर से। काशिफ मुनीर बताइएगा, 100 इंडेक्स 63,000 की सतह उबूर कर गया है, रोज रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल हो रहा है। आज के अहवाल बताइएगा स्टॉक मार्केट का। देखिए जी, आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज ज़बरदस्त तेज़ी रही, लेकिन अगर ये जो तेज़ी है वो आखिरी 1.5 घंटे में जो है वो देखने में आई। ओवरऑल जो आज दिन भर का आगाज़ और जो रहा मार्केट में उतार चढ़ाव की सूरत रही, कभी मार्केट 50 पॉइंट ऊपर और कभी 50 पॉइंट नीचे रही। ताहम जो आखिरी 1.5 घंटा है उसमें मार्केट ने जो है वो बहुत सारे रिकॉर्ड बना लिए। मार्केट जो है एक वक्त में 63,036 की सतह पर पहुँच गई। ताहम जो दिन का अख्ताम था वो 463 पॉइंट इजाफे से 63,956 पर बंद हुआ। आज जो है मजमूई तौर पर 30 अरब मालियत के 76 करोड़ का कारोबार हुआ और सबसे ज्यादा जो खरीदारी देखने में आई है वो ऑयल और रिफाइनरी सेक्टर में देखने में आई है। यकम दिसंबर को अगर जैसे दिसंबर के महीने की बात करें तो दिसंबर के महीने में बम्पर ओपनिंग हुई थी स्टॉक मार्केट की और 1159 पॉइंट का इजाफा हुआ था। यानी यकम दिसंबर को मार्केट 61,691 पर थी और 2 दिसंबर को उसमें 801 पॉइंट का इजाफा हुआ था। इन 3 दिनों में दिसंबर के 2423 पॉइंट्स का अब तक इजाफा हो चुका है। ओवरऑल स्टॉक मार्केट की सूरत देखी जाए तो नवंबर का महीना या दिसंबर के इब्तदाई जो 3 आप दिन ये कह सकती हैं, पहली 4 और 5 को ओवरऑल मार्केट में जो वॉल्यूम्स है उसमें बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। तो बेपनाह इजाफा देखने में आया और दिसंबर के स्टार्ट से ही बहुत अच्छा आगाज जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब भी मौजूद है, माहिर मईशत। डॉक्टर खाकान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। खाकान नजीब साहब बताइएगा, सरमायाकारों का एतमाद तो बहाल हो रहा है और अवाम भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अवाम को भी फायदा पहुंचेगा आखिर एक दिन। क्या वो आएगा क्या एक दिन जब अवाम को फायदा पहुंचेगा? जी डॉक्टर खाकान नजीब। डॉक्टर खाकान नजीब से हम जानेंगे। काशिफ मुनीर से बात करते हैं। काशिफ मुनीर बताइएगा, अवाम को फायदा पहुंचेगा, कब पहुंचेगा फायदा?
देखिए जी, स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट आवाम को फायदा तो बिल्कुल एक अलग मामला है। स्टॉक मार्केट में जो सरमायाकारी है उसमें सबसे अहम बात यह है कि मार्केट के हवाले से, जो मईशत के हवाले से जो फंडामेंटल्स हैं वो शो करते हैं। यानी आज के दिन में जब गैर मुल्की सरमायाकारी स्टॉक मार्केट में आ रही है और बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो अपने शेयर्स को दोबारा खरीदे, तो इसका मतलब ये कि मार्केट को इस बात का इत्मीनान है कि आगे आने वाले दिनों में जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर होने जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि मैंने सबको बताया कि नवंबर में जो गैर मुल्की सरमायाकारी रिकॉर्ड पहुंची है और दिसंबर के आगाज में भी अगर आप इन 3 दिनों के अंदर सूरत हाल देखें तो 2500 पॉइंट का इजाफा होना इस मार्केट को इस बात का साबित करता है कि सब सूरत हाल जो इसमें इन्वेस्टर है वो मुतमईन है। और सबसे अहम बात यह कि आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी आने जा रही है और सब जो है वो इस बात से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि जो शरह सूद है उसमें कमी आएगी। और शरह सूद में अगर कमी आती है तो इसका मामला ये होगा कि लोग बैंकों से पैसे निकाल के जो दोबारा जो है स्टॉक मार्केट में डालेंगे। जब 22% शरह सूद गई तो बहुत सारे सरमायाकारों ने पैसे जो है वो स्टॉक मार्केट से निकाले और बैंकिंग सेक्टर में डाले और बैंकिंग सेक्टर ने इस हवाले से रिकॉर्ड मुनाफे भी दिखाए हैं। तो चीजें ओवरऑल देखा जाए तो बेहतरी की तरफ आ रही है। जी बिल्कुल, चीजें बेहतरी की जानिब तो आ रही हैं, लेकिन ये बताइएगा कि स्टॉक मार्केट में तेजी भी, डॉलर भी मुस्तहकम हो चुका है, सोने की कीमत भी गिरावट का शिकार है। हमारे साथ डॉक्टर शाहिद हाकान नजीब मौजूद है। हाकान नजीब साहब मौजूद है, उनसे बात करते माहिर मईशत। हाकान साहब बताइएगा, सोने की कीमत में गिरावट हो रही है लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही, सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल हो रहा है, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर आप पाकिस्तान की इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन देखें तो क्योंकि IMF का प्रोग्राम हो गया था, IMF की प्रोग्राम सबसे बड़ी तकवीत देता है सरमायाकारों को कि पाकिस्तान कोई रिफॉर्म पाथ पर गामजन है और जो एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि बैरूनी खसारों का जो चैलेंज है वो मीट हो जाएगा इस साल के लिए। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कुछ लिए गए। आपने देखा कि स्मगलिंग, होर्डिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड, इन चीज़ों को रोकने की कोशिश की गई और साथ साथ थोड़ी सी डी-डॉलराइजेशन हुई। जब ये सब कुछ हुआ तो आपका एक जो रुझान था 3-3.5 लाख इन्वेस्टर्स का, वो वापस स्टॉक मार्केट की तरफ आया। प्रॉपर्टी में भी उतना इंटरेस्ट नहीं रह गया। सोने की कीमत ऑफकोर्स बढ़ी जब हमारा रुपया गिर रहा था, बट जब रुपया ऑर्गेनिकली स्टेबलाइज कर गया है और वो जिस तरह की मूवमेंट डायरेक्शन हो रही थी वो कम हो गई हैं, तो आपने ये देखा कि उसमें भी इंटरेस्ट कम हुआ। तो ये एक नैरो बेस की जो स्टॉक मार्केट है उसमें एक गेन्स 40,000 से ये जो 62-63 हज़ार के 50% की गेन्स हैं ये आपने देखे। आपकी ये बात भी दुरुस्त है कि क्या इसका फायदा अवामुन नास को होता है। देखिए, इस तरह से तो जरूर होता है कि स्टॉक मार्केट वो चीज है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेसेस चलते हैं, नए कारोबारों को तकवीत मिलती है, नई पब्लिक ऑफरिंग्स आती हैं। तो आने वाले दिनों जो स्टॉक मार्केट के जो इस वक्त बोर्ड्स हैं, जो लोग करते रहे हैं, जो हमारे लोग उसके चलाने वाले हैं, उनको मार्केट को ब्रॉडन करने में, ब्रॉडन से मतलब है बहुत से लोगों को ये हिस्सेस पहुंचाने में, बहुत से लोगों का इंटरेस्ट लाने में, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, या वो छोटे छोटे लोग जो बेशक 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपए तक इन्वेस्ट करते हैं, नेशनल सेविंग्स में करते हैं, उनकी सेविंग्स को इस तरफ लाने में और मार्केट को ब्रॉडन करने का बहुत बड़ा बेड़ा जो है उनको उठाना चाहिए। एक अनकंफर्टेबली ये कहता हूँ कि ऐसा हम नहीं कर पाए हैं, इसलिए इसकी जो ऑफ कोर्स बेनिफिट्स हैं वो एक रिटेल लेवल पर हम नहीं दे पाए हैं। तो लेट्स होप कि ये काम हम सारा जो है वो कर पाएं जो इस पर बिल्कुल आने वाले दिनों में हम अच्छे के लिए उम्मीद करते हैं और अच्छा हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे माहिर मईशत। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर हमें स्टॉक मार्केट की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद नून लीग की सियासी सरगर्मियों में तेजी आ चुकी है। रोजाना की बुनियाद पर पार्टी दफ्तर मॉडल टाउन में पार्टी टिकट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज भी किए जा रहे हैं और ताहम दूसरे जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से टिकटों के मामले पर अभी तक खामोशी है। सूरत हाल है क्या, ये हम जान लेते हैं। ब्यूरो इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ हैं। जावेद बलोच, नून लीग सियासी मैदान में मुतहरिक है, पीपल्स पार्टी का प्लान क्या देख रहे हैं आप? देखिए मरियम, यूं यूं इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो
एक तरफ हम देख रहे हैं कि नून लीग जो है वो अपने इलेक्शन के हवाले से तैयारियां कर रही है। उनका पार्लिमानी बोर्ड बैठा है, उन्होंने कैंडिडेट से इंटरव्यूज जो है वो शुरू कर दिए हैं और दरखास्तें तलब की हैं जो ख्वाहिशमंद हजरात इलेक्शन लड़ने के हवाले से। और दूसरी तरफ हम अगर देखते हैं मरियम, तो जहाँ पर बाकी सियासी जमातें अपने अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं, तो पीपल्स पार्टी की तैयारियां कहीं नज़र नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी जो है वो हमें खामोश दिखाई देती है। सिर्फ इस हद तक जो है वो बात की जा रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो फराहम की जाए। जलसे किए जा रहे हैं लेकिन कहीं कोई ऑन ग्राउंड जो है वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। कहीं कोई पार्लिमानी बोर्ड जो है वो सामने नहीं आया और ना ही अभी तक जो है वो पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की हैं कि किस शहर से, किस हल्के से कौन से कैंडिडेट सामने आएंगे। अभी तक इस हवाले से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कुछ पता नहीं है। अलबत्ता जो उम्मीदवार हैं, ये पीपल्स पार्टी में उम्मीदवारों की कमी है या कोई और वजह है जिसकी वजह से अभी तक इंटरव्यूज तक स्टार्ट नहीं किए? देखिए मरियम, मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो पीपल्स पार्टी कंफ्यूज है कि उसने पंजाब में उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी। पंजाब में उनके लाहौर में कैंडिडेट्स जो है वो कितने होंगे, इसी तरह मुल्तान में कितने होंगे, इसी तरह पिंडी में जो है वो कितना क्या करेंगे। दूसरी तरफ अगर केपी के हालात देखें तो केपी में भी जो है वो पीपल्स पार्टी जलसे तो कर रही है और बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है दोबारा केपी आ रहे हैं। तो केपी में भी उनकी अभी जोड़ तोड़ जो है वो राब्ते रवाबत शुरू है लेकिन कोई वाज़ेह सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। इसी तरह बलूचिस्तान में भी जो है वो पीपल्स पार्टी अपना यौम तासीस बना के आई है, तो वहाँ भी सूरत हाल ऐसी ही है। तो लग ये रहा है कि जैसे पीपल्स पार्टी अभी तक जो है अपनी तैयारियों में उस तरह जोर नहीं पकड़ सकी जिस तरह इलेक्शन के हवाले से। पीपल्स पार्टी ने अभी तक कोई हिकमत अमली सही तरीके से मुरतब नहीं की जिस पर वो अमल पैरा हो। जैसे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आने के बाद ही तमाम तर मामला तय पा चुके थे और उसके बाद आते उन्होंने तमाम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी अपने प्लान पे। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, ब्यूरो इस्लामाबाद, हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम बात करते हैं केपीके की जेलों में कैदियों को नफ्सियाती अमराज के पेश नजर नफ्सियात भर्ती करने का फैसला कर लिया गया है। माहिर नफ्सियात भर्ती किए जाएंगे और महकमा दाखिला की जानिब से वज़ीर आला को भेजी गई समरी में यह कहा गया है कि जेलों में बड़ी तादाद में कैदी नफ्सियाती इलाज के लिए माहिरीन नफ्सियात की तैनाती अब जरूरी हो चुकी है। सूबे की जेलों में 2 माहिर नफ्सियात की तैनाती की मंजूरी दी गई है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जमील खान, जो कि सेंट्रल जेल पेशावर के अंदर ही मौजूद है। जमील खान, माहिर नफ्सियात की तैनाती की जाएगी, 2 की मंजूरी दी गई है, क्या तफसीलात हैं बताइएगा? यकीनन खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जेलों में जहनी तनाव के शिकार अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जिसके लिए पेशावर सेंट्रल जेल और दीगर जेलों में तो साइकोलॉजिस्ट तैनात है पहले से ख़वातीन। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा और ख़ुसूसी तौर पर महकमा दाखिला ने फ़ैसला किया है कि सूबे की तमाम जेलों के लिए सीनियर साइकोलॉजिस्ट जो है इनको भर्ती किया जाएगा, जिसके लिए समरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भिजवा दी गई है। महकमा दाखिला की जानिब से भिजवाई गई समरी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 2 साइकोलॉजिस्ट जो है ये 18 ग्रेड में और एक 19 ग्रेड में तैनात किया जाएगा, जो 2 सीनियर्स होंगे और एक चीफ साइकोलॉजिस्ट होगा जो निगरानी करेगा जेलों में वन अपराध का जो जहनी तनाव का शिकार है, डिप्रेशन के शिकार है। साथ साथ वन को मुफ्त इलाज मुआलजा भी फराहम किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि वन की जहनी तनाव को कम किया जाए। और ये मुआयना करेगा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जो 30 तक बड़ी जेलें हैं वहाँ पे, और साथ साथ माविनत की जाएगी इस सिलसिले में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जमील खान। 10 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। FPR ने 7,96,000 नॉन फाइलर्स को नोटिस भेज दिए हैं और इसके अलावा नॉन फाइलर्स को फौरी तौर पर अपने टैक्स जो है जिम्मे टैक्स वाजिबात जमा कराने की हिदायत जारी कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि नॉन फाइलर्स को अपनी जो बिजली के बिल हैं और अपने बैंक अकाउंट से उनकी जांच पड़ताल के बाद भेजे गए हैं। टैक्स जमा ना कराने वालों के खिलाफ पहले मरहले में बिजली की फराहमी रोकी जाएगी और नॉन फाइलर्स के खिलाफ दूसरे मरहले में मोबाइल फोन की जो सिम्स हैं वो बंद कर दी जाएंगी।
तो 10 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। FBR की जानिब से FBR ने 7,40,000 नॉन फाइलर्स को नोटिस इरसाल कर दिए हैं। नॉन फाइलर्स को फौरी तौर पर अपने ज़िम्मे टैक्स वाजिबात जमा कराने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। इशफाक मुगल हमारे साथ हैं। इशफाक मुगल, बताइएगा कि टैक्स नेट में लाने के लिए 10 लाख अफराद है जिसके हवाले से हिकमत अमली बना ली गई है, वो हिकमत अमली बेसिकली क्या है वो बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान जब मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें यह तय पाया था कि हुकूमत पाकिस्तान टैक्स नेट को बढ़ाएगी और इस हवाले से फैसला किया गया था कि आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में जो है वो कम से कम 10 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाया जाएगा, क्योंकि जो मुख्तलिफ किस्म की जो स्टडीज थी वो बता रही थी कि पाकिस्तान में जो जिन लोगों के जिम्मे टैक्स है वो पूरे तरीके से टैक्स नहीं दे रहे और तमाम लोग जो एल के वो भी टैक्स नेट में नहीं है। तो इस हवाले से हमारे ज़राए का कहना है कि जो FBR की स्टडी है उसमें जो जिन लोगों की शिनाख्त हुई है कि वो टैक्स देने के अहल हैं मगर वो टैक्स जो है वो नहीं दे रहे, और ये डाटा बैंक अकाउंट्स और बिजली के बिलों को सामने रखकर ये तैयार किया गया, उसका जांच पड़ताल की गई है जिसके बाद जो है 7,40,000 जांच पड़ताल की गई है और बिजली के बिलों को सामने रखते हुए ये फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए इशफाक मुगल इस हवाले से। तो यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। फैसलाबाद का नवाही इलाका डिचकोट में पुलिस एहलकार खवातीन असातिज़ा को हिरासा करने लगा। खवातीन असातिज़ा को हिरासा करने पर दुकानदारों ने पुलिस एहलकार की दुर्गत बना दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम एलीट फोर्स का मुलाजिम है और कई रोज से खवातीन को हिरासा करता देखा गया है। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं फैसलाबाद से जानते हैं अपने नुमाइंदा जवेरिया नजीर से। जी जवेरिया, एलीट फोर्स का एहलकार है ये जो हिरासा कर रहा था खवातीन को, बताइएगा। बिल्कुल, ये थाना डिचकोट का इलाका है जहाँ पर जो है वो एलीट फोर्स का एहलकार था इफ्तिखार नामी, जो मदरसे में जाने वाली 16 साल तालिबा को जो है वो हिरासा करता था और डेली का उसकी यही रूटीन बनी हुई थी, जिससे आज जो है वो दुकानदारों ने पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस पर SSP ऑपरेशन ने नोटिस देते हुए इफ्तिखार के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का हुक्म दिया है। महकमा कार्रवाई भी की जाएगी, FIR का इंदराज कर लिया गया। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि जो भी इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि मिसाल बनाया जाए मुस्तकबिल में आने वाले ऐसे वाकयात को भी रोका जा सके। जी ठीक है जवेरिया, बहुत शुक्रिया। नौशहर फिरोज का भरिया रोड रेलवे क्रॉसिंग इंसानी जाने निकलने लगा है। 1400 से ज्यादा स्कूल के बच्चों, असातिज़ा और शहरियों की जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। देखते हैं आबिद अली साहिल की ये रिपोर्ट। हम नौशहरा फिरोज का भिड़िया रोड रेलवे क्रॉसिंग हादसात का सबब बनने लगा। रेलवे इंतजामिया की जानिब से पुल न बनाने और हिफाजती इकदाम न करने पर इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल रेलवे क्रॉसिंग के बिल्कुल करीब वाक़या है, जिसके बाइस स्कूल में पढ़ने वाले 1400 से जायद बच्चों, उसातिज़ा और शहरियों की जिंदगियां दाव पर लगी हैं। मेहराबपुर से पिड ईदन तक 8 रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक और पुल न होने से मुतअद्दिद इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और रेलवे से गुजारिश करते हैं कि इन इलाकों में फाटक दिया जाए ताकि कीमती जानों का बचाया जा सके। एक वाकया हुआ जहाँ पर एक आदमी शदीद जख्मी हुआ है, जिस पे इस पर दखल किया था। ये फाटक ना होने की वजह से हमें बहुत मुश्किल होती है। स्कूल के वक्त ट्रेनों का गुजर होता है, बच्चे और इलाका मकीन रेलवे क्रॉसिंग अबूर करते हैं। रेलवे इंतजामिया की जानिब से रेलवे क्रॉसिंग पर हिफाजती इकदाम न करने और मुलाजिम तैनात न करने के बाइस हादसे हो रहे हैं। अब तो सर्दियाँ आ चुकी हैं और धुंध के बाइस ट्रेन नजर न आने से हादसात में मजीद इजाफा हो जाता है। इलाका मकीनों ने वफाकी हुकूमत और रेलवे इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इलाके के तमाम रेलवे क्रॉसिंग्स पर फाटक और पुल बनाए जाएं ताकि तलबा और शहरियों की जानें ज़ाया होने से बच सकें। कैमरा टीम के साथ आबिद अली साहिल, न्यूज़ नौशहरा फिरोज। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। एबटाबाद शहर के तमाम चौक चौराहे कच्चा घरों में तब्दील हो चुके हैं। 4 दिन से शहर से गंदगी को नहीं उठाया गया है और वबाई अमराज फैलने का खदशा पैदा हो गया है। मज़ीद तफसीलात क्या है वो हम जानते हैं हारून तनोली से। जी हारून, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद का मशहूर जो चौक है, जो जिसे बंदखू चौक कहा जाता है। अगर एबटाबाद शहर की बात की जाए तो एबटाबाद शहर
पूरे का पूरा चौक चौराहे जितने भी हैं फ्लड डिपो का मंजर पेश कर रहे हैं और गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। यहाँ ये जो मसरूफ़ चौक है, यहाँ इसके पीछे एक तालीमी इदारा है जिसमें बच्चियों का कॉलेज है। यहाँ पर 5000 से ज़ायद बच्चियाँ ज़ेर तालीम है और इस हवाले से आज चौथा दिन है यहाँ से इस कचरे को नहीं उठाया गया, बल्कि दीगर जो जगहों का कचरा होता है उसको भी आकर यहाँ डंप किया जाता है। इस हवाले से हाई कोर्ट ने एक नोटिस लिया था जिसके ऊपर इन वासा ज़िम्मेदारान और तहसील म्यूनसिपल ज़िम्मेदारान को इस हवाले से कहा था कि आपकी जो जगह है जहाँ फ्लड डिपो है उस कचरे को वहाँ पर डालें। एबटाबाद शहर के जितने भी चौक चौराहे हैं वहाँ पर कचरा जो है वो अटा पड़ा है और आवाम जो है वो ज़्यादा मुश्किलात से दोचार है और कई वबाई मूजी अमराज फैलने का खदशा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में फेस्को हुकाम की नाअहली से सिंगल फेस और 3 फेस मीटर खराब हो गए हैं। 15 रोज में तब्दीली का वक्त मुकर्रर है, लेकिन कोई माह गुजरने के बावजूद मीटर तब्दील नहीं किए गए। फेस्को हुकाम के मुताबिक खराब मीटर्स को जल्द तब्दील कर लिया जाएगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे साजिद खान हमारे साथ ही मौजूद है, तफसील उनसे जानते हैं। जी शाहिद, साजिद अपडेट कीजिएगा। शहर में भी फेस्को की जानब से 3300 से ज़ायद जो ख़राब मीटर को तब्दील ना किया जा सका, जिसके बायस जो शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि सिंगल फेस हो या 3 फेस हो या कमर्शियल मीटर हो, उनकी तब्दीली जो है फेस्को की जानब से 15 दिन के अंदर की जानी होती है, लेकिन फेस्को की जानब से 5-5 माह तक जो ख़राब मीटर उनको तब्दील नहीं किया जाता, जिस पे उनको एस्टिमेटेड बिल डालकर उनसे भारी जो पैसे वसूल किए जा रहे हैं। इसका हवाले से शहरियों का कहना है कि फेस्को जो अनलीगली जो प्रोसेस है वो कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो 15 दिन के अंदर जो मीटर तब्दील करने होते हैं उनको तब्दील नहीं किया जाता, जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 6-6 महीने लग जाते हैं जो उनके बिल भी ज़्यादा आते हैं, तो लोग परेशान होते हैं। 15 दिन में तब्दील करना होता है, लेकिन ये 6-6 माह बाद तब्दील करते हैं, तो बिल ज़्यादा आते हैं, तो हर शरीफ आदमी जो है वो परेशान है। शहरियों का कहना है कि बार बार फेस्को के ऑफिस का चक्कर लगाने के बावजूद भी मीटर तब्दील नहीं किए जाते, जबकि फेस्को काम का कहना है कि जल्द मीटर को तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन शहरियों का कहना है कि फेस्को जो है सिर्फ बंदों के बाद दावे तो करती है, लेकिन मीटरों की तब्दीली और ख़राब मीटर को जो फॉल्ट है उनको दूर करने के हवाले से किसी किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे। जी बिहाड़ी में मकई की कीमतें कम होने पर किसान परेशान हैं। कहते हैं कि मकई की कीमत कम होने से नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे न्यू के हैं मुनव्वर हुसैन रजाना। जी मुनव्वर हुसैन रजाना, किसानों को क्या परेशानी है, क्या कहते हैं वो? अगर बात की जाए किसान की, तो किसान को जहां पर दीगर कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर इन दिनों ज़िला बिहाड़ी में किसानों को मक्की की जो फसल है उसकी वजह से भी शदीद मसाइल का सामना है। आपको बताते चलूं कि इन दिनों अगर बिहाड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मक्की की फसल काश्त की गई है, लेकिन रेट्स इंतहाई कम होने की वजह से किसान जो है वो परेशान दिखाई देता है। कई किसानों की जो मक्की है वो इस वक्त उनकी फसलों में पड़ी वहाँ पर ख़राब होती दिखाई दे रही है, क्योंकि रेट जो है वो इंतहाई कम है। अखराजात की बात करें तो बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, और अगर आप आमदनी की बात करें तो वो सिफर जा रही है। इस वक्त इंतहाई परेशानी है, मुश्किलात है। अगली फसल के लिए भी हम परेशान हैं कि हम क्या जाएं, हम कहाँ जाएं। हमारी अरबाब इख्तियार से इल्तिजा है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए। जी बिल्कुल, किसानों का यही कहना है कि इनकी जो तैयारशुदा मक्की है वो इन दिनों फसलों में पड़ी ख़राब हो रही है, क्योंकि रेट जो मक्की का इस वक्त बनाया गया है वो 14 से 1500 रुपए फी मन के हिसाब से बताया जा रहा है, जबकि इनकी जो लागत है वो लाखों रुपए के हिसाब से आती है, जिसके बायस किसान को लाखों रुपए का नुकसान उठाना करने के लिए। तो बदलता मौसम और बीमारियों के वायरल इन्फेक्शन से खांसी, नज़ला, बुखार और गले की खराश मामूल बनने लगी है। इस वक्त शहर इक़्तिदार के अस्पतालों में मरीजों की क्या सूरत हाल है, ये हम जानते। पिम्स अस्पताल के बाहर है मौजूद हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब। जी आयशा शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा में खुश्क सर्दी के बायस मुख्तलिफ बीमारियां तेज़ी से जन्म लेने लगी हैं। मुख्तलिफ अगर इस्लामाबाद के अस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से बताती चलूँ तो शहरियों का खासा रश नज़र आ रहा है जो मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं। यहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद नज़र आ रही है। इसके साथ साथ ज़ेफ़ुल उम्र अफराद जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, उसके साथ साथ गले की खराश या गला ख़राब होना एक वायरल इन्फेक्शन है जो इस मौसम में बहुत ज़्यादा अपने पीक पर पहुँच जाता है। बीमारों की बहुत बड़ी तादाद नजर आ रही है जो मुख्तलिफ अस्पतालों का रुख कर रही है। इमरजेंसी के बाहर भी इस वक्त इस जो इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल है उसकी अगर सूरत हाल बताती चलूँ तो इमरजेंसी के बाहर मरीजों का खासा रश नजर आ रहा है और डॉक्टर्स की जानिब से एहतियाती तदाबीर फॉलो करने का कहा जाता है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही, खुश्क सर्दी है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां तेजी से जन्म ले रही हैं। और अगर किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो वो फौरी तौर पर अपने मौलिद से रुजू करे। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाहौर जिलानी पार्क में सालाना गुले दाऊदी की नुमाइश शुरू हो चुकी है। नुमाइश में 50 से ज्यादा इकसाम के गुले दाऊदी के फूल नुमाइश के लिए रखे गए हैं। शहरी बड़ी तादाद में नुमाइश का मुआयना कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात लाहौर से अब्दुल वहाब शाहिद से जानते हैं। जी अब्दुल वहाब शाहिद, बताइएगा। लाहौर के दिल जिलानी पार्क में गुले दाऊदी नुमाइश का इनकाद हो चुका है और यहाँ पर अगर बात करें तो फैमिलीज़ के लिए खूबसूरत इन्वायरमेंट और ख़ूबसूरत दिलकश मनाजिर जो है वो ये दाऊदी के फूल जो है वो यहाँ पर गुले दाऊदी अगर बात करें तो ये खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। फैमिलीज़ के लिए जो है वो खुसूसी तौर पर जो कि फूलों और पौधों के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी नुमाइश है। अगर बात करें तो ये कैमरा मैन दिखाए तो मुख्तलिफ इकसाम के रंग बिरंगे फूल जो है वो यहाँ पर नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ इकसाम्स हैं। अगर बात करें तो 50 से ज़ायद इकसाम्स के फूल जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि जो गुले दाऊदी में इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पर ये जो खूबसूरत एक मंजर यहाँ पर पेश कर रहे हैं। इसी तरह अगर बात करें तो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो फूलों के साथ यहाँ पर सजावट की गई है। अगर इस तरह दिखाएं तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो यहाँ पर ये बनाया गया एक मॉडल और इसको यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम के जो गुले दाऊदी हैं वो इस्तेमाल किया गया है। पूरे जिलानी पार्क के अंदर जो है वो मुख्तलिफ अगर बात करें तो 50 से ज़ायद इकसाम के गुले दाऊदी इस्तेमाल किए गए हैं और 35,000 से ज़ायद जो है वो यहाँ पर फूलों और पौधों की मदद से जो है वो उस नुमाइश का इनकाद किया गया और ख़ूबसूरत मंजर पेश करें। ये बग्गी, इस बग्गी को देख सकते हैं कि ये एक बड़ा खूबसूरत किस्म के मुख्तलिफ रंग बिरंगे फूलों का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें अगर बात करें तो पीले फूल हैं, सफ़ेद और इसी तरह मुख्तलिफ वाइट फूल और पर्पल और इस तरह दीगर फूलों का इस्तेमाल किया गया है। और ये बड़ा एक पर्पल फूल इस्तेमाल किए गए जो कि बड़ा खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर इस बग्गी को जो है वो यहाँ पर खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इसी तरह अगर बात करें तो यहाँ पर गुले दाऊदी में एक लाहौरियों के लिए अच्छा फेस्टिवल, एक अच्छा इन्वायरमेंट उनको यहाँ पर फ्राहम किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर घड़ी बनाई गई है और इस घड़ी के मनाजिर भी देख सकते हैं कि इस जो एक घड़ी को बनाया गया है यहाँ पर भी मुख्तलिफ इक़साम के जो है वो फूलों का इस्तेमाल किया गया है, पौधों का इस्तेमाल किया गया है और ये एक बड़ा खूबसूरत मंजर भी यहाँ पर पेश कर रहे हैं। ये गुले दाऊदी की नुमाइश जो है वो 7 रोज़ तक जारी रहेगी, जबकि आज इसका गुज़िश्ता रोज़ अगर बात करें तो इसका इफ्तिताह कर दिया गया था। यहाँ पर लाहौरियों के लिए स्पेशली जो है वो यहाँ पर म्यूज़िक कंसर्ट, इसके साथ अगर बात करें मुख्तलिफ फूड कोर्ट्स और लेज़र लाइट्स जो है उसकी भी यहाँ पर नुमाइश की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सरगोदा में गजा के बच्चों से इज़हार यकजहती के लिए तूफ़ानुल अक्सा चिल्ड्रन मार्च का इनेकाद किया गया है। मार्च में बच्चों की बड़ी तादाद ने फ़लस्तीनी रुमाल पहने हुए थे और हाथों में फ़लस्तीनी परचम उठाकर दुनिया को पैगाम दिया कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। मोहम्मद इमरान गोराया रिपोर्ट कर रहे हैं। सरगोदा में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी ईदगाह से तूफ़ानुल अक्सा चिल्ड्रन मार्च का इनेकाद किया गया। इस मौका पर फ़िज़ा नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, लब्बैक लब्बैक या गज़ा, लब्बैक या अक्सा के नारों से गूंजती रही। तूफ़ानुल अक्सा चिल्ड्रन मार्च के शुरका में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखने में आया। मार्च में शरीक बच्चों ने इसराइली जारियत और फ़लस्तीन में होने वाले मुज़ालिम को अपनी तकरीरों और मिली नगमों के जरिए अवाम को आगाह किया। शुरका ने इसराइल की मसनूआत के बाइकआउट का ऐलान करते हुए कहा, इसराइल की जानिब से गजा में मासूम फ़लस्तीनी बच्चों की नस्ल कशी का सिलसिला जारी है। अब तक हजारों बच्चे शहीद हो चुके हैं। तूफ़ानुल अक्सा चिल्ड्रन मार्च मुख्तलिफ बाजारों से होता हुआ सिटी रोड पहुँचकर इख्तिताम पज़ीर हुआ। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान गोराया, न्यूज़ सरगोदा। कोयटा में निकासियात का मसला संगीन हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सीवरेज का पानी जमा होने से तलबा को भी दुश्वारी का सामना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमाद अली अदालत रोड पर मौजूद है। मज़ीद तफसीलात हमें वो बताएंगे। आगाह कीजिएगा, तलबा को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा की अदालत रोड पर। यहाँ पर जो है लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो नालियों का पानी है वो रोडों पर बह रहा है। मेरे अकब में आपको दिखाई दे रहा है कि नालियों का पानी जो है रोड पर बह रहा है और लोगों की बड़ी तादाद जो है उनको गुजरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस साथ ही में जो अगर बात की जाए, साथ ही में अदालत भी है और उसकी जानिब जो है उसके सामने जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो है ऑफिस भी है। हमारे साथ तालिब इल्म एक मौजूद है, इनसे जानते हैं कि किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़। हम रोज यहाँ से गुजरते हैं, ये पानी 3 दिन से यहाँ देख रहे हैं, बहुत तकलीफ है, मुश्किलात का सामना है। वो दूसरे रहते जाते हैं, वो बहुत वक्त लगता है ना,
अकेडमी पर वक्त से नहीं पहुँच सकते। यहाँ से गुजरने में खवातीन को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तुलबा और तालबात का यहाँ से गुजरना होता है। और साथ ही में बात की जाए कचरे की, तो कचरा यहाँ पर रोडों पर पड़ा होने की वजह से जो है नालियों में जाता है। नालियों में जाने की वजह से जो नालियों का पानी है वो रोडों पर बह रहा है, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी, चारसदा में सर्दियों का मौसम शुरू होते ही चारसदा में लोग मसालेदार गुड़ खाना पसंद करते हैं और दोस्तों को बतौर तोहफा भी पेश करते हैं। चारसदा से रिपोर्ट करें नसरुल्लाह खटक अपनी इस रिपोर्ट में। की सौगातें खास गुड़ मुल्क भर में मशहूर। मौसम सरमा का आगाज होते ही लोग लवाजमात के साथ साथ तैयार करदा गुड़ खाना पसंद करते हैं, जो दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को बतौर सौगात भी पेश किया जाता है। 5 किलो खास गुड़ बनवाने पर 5000 रुपए से ज्यादा खर्च आता है। गुड़ तैयार कराने वाले तहसील तंगी के रिहायशी फरमान साफी का कहना है, चारसदा का गुड़ पूरी दुनिया में मशहूर है। चारसदा के गुड़ जो गुड़ मसालेदार गुड़ है बहुत मशहूर है। लोग सऊदी अरब भिजवाते हैं, आउट कंट्रीज भिजवाते हैं। 5 किलो खास गुड़ में 2 किलो ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बादाम, अखरोट, नारियल, सौंफ, अजवाइन, अदरक और इलायची समेत दीगर चीजें डाली जाती हैं। चारसदा में तैयार होने वाला गुड़ सऊदी अरब, दुबई और यूरोपीय ममालिक में भी बेहद पसंद किया जाता है। कैमरा टीम के साथ नसरुल्लाह खटक, न्यूज़ चारसदा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते बात करें, सर्दियों के आते ही दीर की मशहूर सौगात दोस्ते के हलवे की मांग भी बढ़ जाती है। इससे सौगात से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाह दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। ये हलवा बच्चों और बड़ों सबका पसंदीदा है। लोग पैक करवा के घरों को भी ले जाते हैं। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। दीर बाला सियाहत के साथ साथ अपने पकवानों के लिए भी बहुत शोहरत रखता है। ऐसा ही एक पकवान दोस्ते का हलवा भी है, जिसकी मांग सर्दियों के आगाज के साथ ही बढ़ जाती है। ये हलवा अपने मुनफरिद जायके और लज्जत की वजह से बहुत मशहूर है। सर्दी शुरू होते ही दीर के बाजारों में इसकी खुशबू हर तरफ फैल जाती है। लोग इस सौगात को खाने के लिए दूर दराज के इलाकों से यहाँ आते हैं, खुद भी खाते हैं और अपने साथ घरों को भी ले जाते हैं। शहरियों का कहना है कि इस हलवे का जायका बहुत अच्छा है। दोस्त मोहम्मद खान का इस सौगात को पकाने का 50 साल तजुर्बा है। 50 रुपए का भी मिलता है, 100 का भी मिलता है, 200 का भी मिलता है। लोग इससे 1 किलो, आधा किलो घरों को लेके जाते हैं, अपने खुद भी खाता है और बच्चों को भी खिलाता है। दोस्त मोहम्मद खान के हलवे के स्टॉल पर बहुत रश लगा रहता है। लोग इसे खरीदने के लिए कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये तो मशहूर हलवा है, मशहूर। ये लोग नहीं खड़ा है, ये नंबर आता है, नंबर में लोग खड़ा है। दीर बाला में दोस्त मोहम्मद खान के हाथों से बना हलवा सेहत बख्श भी है और लजीज भी। आप भी दीर बाला आए तो इसे जरूर आजमाएं। कैमरा टीम के साथ श्री हजरत, न्यूज़ दीर बाला। महकमा सकाफत सिंध ने कोट डीजी कले की लापता 6 तोपों का सुराग लगा लिया है। महकमा सकाफत का तारीखी तोपों की वापसी के लिए पुलिस और इंतजामिया से राब्ता। तोपों की वापसी का सिलसिला मरहलावार शुरू हो गया। 6 तोपें तालपुर दौर में कलाकोट डीजी का हिस्सा थी और 2 तोपें डिप्टी कमिश्नर खैरपुर, एक मरियम चौक खैरपुर और एक पुलिस स्टेशन जो है बैरलो में मौजूद है। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।